साथी नमस्कार। मनोविज्ञान की पाठशाला में आज आपका स्वागत है। अधिगम की सीरीज़ के अंतर्गत हम अगला नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। उससे पूर्व हम आपको अवगत करा दें कि पिछली सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको जो प्रश्न दिए गए हुए थे 5, उन प्रश्नों के साथ में आपको उत्तर सहित जवाब जो है विश्लेषण मैंने बताया था। तो उन प्रश्नों के संग्रह के अंतर्गत हम अपने 5 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और अगली आपको अगर देखना है तो वो प्रश्न जो है हमारे पिछली वीडियो में, इससे पूर्व की वीडियो में आपको दिखाई देंगे। तो साथियों, इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या इसे कह सकते हैं कि इसे भाषा के आधार पे सबसे पहला क्रम के विकास के आकार में आधार पे हम पहला क्रम क्या मानते हैं, वो होता, इसमें ऑप्शन दिए थे वाक्य, रूपम ग्राम, स्वनिम, अर्थ विन्यास। ठीक है, वाक्य विन्यास, रूपम ग्राम, स्वनिम, अर्थ विन्यास। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वह स्वनिम होती है। इसको दूसरे स्वरूप में देखें तो इसे ध्वनिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिम। ठीक है, फिर क्या आता है? स्वनिम के बाद में आता है आपका रूपग्राम। रूपग्राम में क्या होता है कि इसमें 2 शब्दों को मिला के बताया जाता है, जैसे चल चल, थल थल, फल फल। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा वाक्य विन्यास आता है। वाक्य विन्यास में हम क्या करते हैं? घर पर चल, घर पर चल। तो ये हमारा वाक्य विन्यास के अंतर्गत आता है। हम तो देखते हैं कि अर्थ विन्यास के आधार पे हम एक ऐसा वाक्य लिखें जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकले। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि घर घर पर मत चल। अब ये एक पूरा हमारा वाक्य हो गया, घर पर मत चल। वह घर गया, ये इसमें हमने देखा कि ये अर्थ वाक्य विन्यास की दृष्टि से भी सही है, अर्थ विन्यास की दृष्टि से भी सही है, और इसमें जो हमारा रूपम ग्राम बनता है वो 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, 2 अक्षरों से मिलकर के बनता है, घ और र। ठीक है, म और त, ये रूपम ग्राम का उदाहरण होता है। और ये घर पर चल या वह घर गया, तो ये हमारा अर्थ विन्यास या वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह कौन सा चिंतन का प्रकार है जो वास्तविकता पर आधारित होता है। ठीक है, वास्तविकता पर आधारित होता है। ऑप्शन था स्वाली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। ये 4 प्रकार के चिंतन के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा यथार्थवादी चिंतन। यही वास्तविकता पे आधारित होता है। यथार्थ का मतलब जैसा हो, वास्तविक स्वरूप में जैसा आपको वर्तमान में दिखे। ठीक है, जैसा आपको वर्तमान की प्रक्रिया में दिखता है वही हमारा क्या होता है? हमारा यथार्थवादी चिंतन होता है। स्वाली चिंतन, स्वाली चिंतन जो होता है हमारा पूर्व का होता है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन हम कह सकते हैं ये एक केंद्रित होता है। ठीक है, इसमें किसी भी समस्या के समाधान को हम एक केंद्र बिंदु पर आकर समाप्त कर देते हैं। इसका निश्चित उत्तर होता है, एक उत्तर होता है। ठीक है, हमारा आलोचनात्मक चिंतन, ये आलोचनात्मक चिंतन किसी भी समस्या के गुण और अवगुण, उसकी हानियां और उसके लाभ, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जब चिंतन करते हैं वो हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिकरण की निम्न में से निष्क्रिय एजेंसी नहीं है। सामाजिकरण की निम्न में से निष्क्रिय एजेंसी नहीं है। अब देखिए कि 2 सामाजिकरण की हमारी एजेंसियां हैं। पहली सक्रिय एजेंसी और दूसरी हमारी निष्क्रिय एजेंसी। पहली क्या होगी? सक्रिय एजेंसी। ठीक है, सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी, एक हमारी होगी निष्क्रिय। तो हम देखते हैं कि जो सक्रिय एजेंसी की हम बात करेंगे, सक्रिय एजेंसी पे बात करेंगे, तो जो सक्रिय एजेंसी हमारी है, ठीक है, तो सक्रिय एजेंसी में हमारा जिससे सीधा प्रभाव हम पर पड़ता है,
मतलब बच्चे के सामाजिकरण पर जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है वह हमारी सक्रिय एजेंसी होती है। जैसे परिवार, ये परिवार का हमारा बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे का प्रथम समाज क्या होता है? परिवार होता है। दूसरा हमारा परिवार के बाद में पास पड़ोस, ठीक, पास पड़ोस हमारा डायरेक्टली उसका सीधा प्रभाव पड़ता है पास पड़ोस का, ठीक है। तीसरा हमारा स्वास्थ्य क्लब, स्वास्थ्य क्लब या हम सामुदायिक अस्पताल, क्योंकि बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा? सक्रिय एजेंसी में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें से हमने बोला था ये तो सक्रिय आपकी एजेंसी हो गई। आपकी निष्क्रिय एजेंसी, निष्क्रिय का मतलब है जो सेकेंडरी, जो उस पर सेकेंडरी प्रभाव डालती है। जैसे हमारा पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन डायरेक्टली बच्चे से संबंधित नहीं होता। जब कोई समस्या या घटना घटित होती है तब बच्चे को अवगत होता है कि इस निर्णय को लेने के लिए अथवा दंडात्मक प्रक्रिया के लिए क्या है, एक आधार बना है उस समाज का, वो समाज को कंट्रोल करता है, वो हमारा पुलिस स्टेशन है, ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है कि ये भी हमारा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। इसमें क्या होता है कि समाज में हम जब वहां से जाते हैं, वहां पे प्रक्रियाओं को देखते हैं और अध्ययन करते हैं, तब हमको पता चलता है कि समाज में क्या क्या और चीजें बदलाव होना चाहिए। तो हम ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो हमारा सामाजिकरण की दूसरी कह सकते हैं निष्क्रिय एजेंसी के रूप में। तीसरा है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे हम कह सकते हैं कि हर समाज, हर व्यक्ति एक आधार पे अलग अलग स्वरूप से दिखाई देता है। आपको आपके कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आपके जानने वाले ही हों। जहाँ पे हमारे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले, या हम कह सकते हैं कि अधिकतर जो हमारे रिलेटिव या पास पड़ोस के होंगे तो वो हमारा सक्रिय में आ जाता है। लेकिन जो एयरपोर्ट है वो हमारा निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत है। सिनेमा घर, वहाँ वो भी हमारा क्या है, सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा सामाजिकरण में से किस तक निष्क्रिय एजेंसी नहीं है। तो हमारा सामुदायिक अस्पताल जो है वो सक्रिय एजेंसी में आता है, पुलिस निष्क्रिय में आता है, सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय में आता है, और हमारा एयरपोर्ट भी निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, अनुभव एवं परिपक्वता के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को विकास कहते हैं। ध्यान रखना साथियों कि अनुभव एवं परिपक्वता के फलस्वरूप, अनुभव एवं परिपक्वता, अब यहाँ पे इन्होंने अनुभव और परिपक्वता की बात की है, उसके फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को विकास जो कहा है। व्यवहार में परिवर्तन को ऐसे हम देखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या देख रहे थे, अधिगम के रूप में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने क्या कह दिया है, अधिगम कहते हैं तब तो अधिगम की बात होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है विकास। तो हम क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखें तो हम अगर अधिगम के थ्रू जाते हैं तो हमारी क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या थी, आदत ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्या था, आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन। कौआ आदत से खराब था परंतु ज्ञानी था, अपनी अभिवृत्तियों में परिवर्तन नहीं कर पा रहा था, तभी वो क्या कर रहा था, अधिगम कर रहा था। तो आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये बात किसके द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा। थॉर्नडाइक यस आर पे बात करते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, लेकिन यहाँ पे विकास चल रहा है। गेट्स क्या बोलते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण, अनुभव एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये बात गेट्स महोदय बोलते हैं। अब बचा कौन, जीन पियाजे। तो यह परिभाषा किसकी है, जीन पियाजे। जहां पे अनुभव एवं परिपक्वता के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन को विकास कहा जाता है, ये बात अगर कोई कहता है तो वो हमारे जीन पियाजे महोदय थे, जीन पियाजे महोदय, ठीक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इनकी 4 अवस्थाएं, बच्चे की संज्ञानात्मक 4 अवस्थाएं बताई हैं। पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन हम आगे की वीडियोज में करेंगे, ठीक है।
तो अगला हमारा 5वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न यह कि समान तीव्रता व समान गति वाले अंश मिलकर प्रत्यक्षीकरण में जब सहयोग करती हैं तो वह कहलाते हैं। समान तीव्रता और समान गति, देखिए हम कहें कि समान तीव्रता और समान गति मिलकर प्रत्यक्षीकरण में जब सहयोग करते हैं, जैसे मैंने एक सिद्धांत बताया हुआ था अधिगम अंतरण का सिद्धांत, या हम कहें स्थानांतरण के सिद्धांत में हमारा थॉर्नडाइक का समान तत्वों का सिद्धांत एक आता है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है, चार्ल्स जड़ के द्वारा दिया गया है सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, सामान्यीकरण, वहां से हम आपको जोड़ करके बताते हैं कि सामान्यीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कैसे इसको डिस्क्राइब किया है। अब देखिए कि सामान्यीकरण में बताया जाता है कि पूर्व में बताया गया, एक बच्चे से प्रश्न किया गया कि उसे कक्षा में शिक्षक के द्वारा कहा जाता है कि एक घर है, घर में अगर एक टंकी यहाँ पे लगी हुई है और उस टंकी में, और एक टंकी यहाँ पे लगी हुई है, उस टंकी में एक यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे लगी है, और ये घर है, ठीक है, और ये इसकी छत है, ये इसकी क्या है, छत है, एक और मंजिल बनी हुई है। तो शिक्षक ने पूछा कि बताइए कि आपके घर में अगर समान रूप से इन सभी नलों की टोटियों में पानी आए, ठीक है, ये जो नल हैं इन नलों में समान रूप से यदि पानी आए तो आप क्या करेंगे, या हम कह सकते हैं कि पानी की टंकी को रखना उचित कहाँ होगा। तो बच्चे के द्वारा प्रत्युत्तर में दिया जाता है कि कहीं पे रख दो तो समान रूप से आएगा। शिक्षक कहता नहीं, मतलब क्या है कि जितनी भी टंकियां हैं उन टंकियों से ऊपर की टेरिस में, या हम कह सकते हैं मकान की यदि सबसे ऊपरी टेरिस में हम क्या कर दें, मकान की सबसे ऊपरी टेरिस में हम यदि क्या कर दें कि अपना टंकी रख देते हैं तो नल की सभी क्या होता है, सभी टंकियों में पानी समान रूप से वितरित होगा। तो इस सिद्धांत को बताते हुए बच्चे ने तर्क दिया कि हमने देखा है कि पहाड़ों पर पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर क्या करता है, प्लावित करता है। तो यह सिद्धांत जो है वो पहाड़ों से ऊपर से नीचे की ओर जल का प्रवाहित होना, यह सिद्धांत या इसके मकान में क्या हो गया, लागू हो जाता है। यह जो पहाड़ों से जो हम कह सकते हैं कि जल का प्रवाह ऊपर से कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। जल का प्रवाह कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमारा तो ये सिद्धांत है कि जल का प्रवाह सदैव क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर। अब बच्चे से कक्षा में पूछा गया कि बताओ जल का प्रवाह, या हम कह सकते हैं कि तुम्हारे घर में लगी हुई टंकियों में पानी यदि समान वितरित करना है तो आपको घर में रखी टंकी को कहाँ पर व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो बच्चा प्रत्युत्तर में देता है कि टंकी को घर की सबसे ऊंची सतह में यदि रखा जाए, टंकी को घर की सबसे ऊंची सतह में ये रखा जाए तो घर में लगी जितनी भी टोटियां होंगी उन्हें पानी का प्रवाह समान रूप से वितरित होगा। तो इस आधार पे हमने सामान्यीकरण के सिद्धांत को निर्धारित किया है। ठीक है, ये तो सामान्यीकरण के सिद्धांत के आधार पे हमने बताया। अब देखिए इसमें कहा कि समान तीव्रता और समान गति वाले अंश मिलकर के प्रत्यक्षीकरण में जब सहयोग करते हैं तो यह समग्रता कहलाता है, सजातीयता कहलाता है, समीपता कहलाता है या समानता कहलाता है। तो इसमें आपका क्या होगा, देखिए समग्रता का मतलब संपूर्ण, हम संपूर्ण की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। समीपता का मतलब होता है जो हमारे करीबी हो, ठीक है, समीप, या हम कह सकते हैं कि नजदीक हो। तो वो ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि समान तीव्रता समान गति वाले अंश मिलकर। अब सजातीयता, हमने कहा कि सजातीयता में कि एक जो आपके त्रिभुज, या हम कह सकते हैं त्रिभुज के बाद में आयत का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और
आयत के बाद में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखें तो हमारा 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये हमारे सजातीय हैं, एक जैसे हैं। जब हमने एक जैसे गुणों को एक समान रूप से मिला लिया है तो वो सजातीय गुण हो गए। तो यहाँ पे जो बात कह रहा है कि समान तीव्रता वाले और समान गति वाले अंश मिलकर जब प्रत्यक्षीकरण में सहयोग लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सजातीय कहलाते हैं। अगला हमारा है समानता। समानता इसमें नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन जो था एक समान तीव्रता व गति वाले अंश मिलकर प्रत्यक्षीकरण में जब सहयोग करते हैं तो वह सजातीयता के गुण के अंतर्गत आते हैं। तो अधिगम के ये हमने चैप्टर के अंतर्गत 5 प्रश्नों को विश्लेषण के आधार पे कार्य किया है, और अगले हमारे 5 प्रश्न जो होंगे वो निर्धारित क्रम में आपको इसी पेज के फर्स्ट में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आप सभी लोग, हमारी आशा है कि इन प्रश्नों को हमारे कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययनोपरांत अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अध्ययनोपरांत क्या है? अध्ययन करना चाहिए। तो ये प्लेटो ने दिया है, अरस्तु ने दिया है, रूसो ने दिया है या रॉस ने दिया है। तो आपको इनमें से एक का कमेंट के माध्यम से हमको बताना है। नेक्स्ट है, जब बच्चे को उसकी दादी और उसकी माँ से गोद लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा मिस राइट हो गया है, तो ये नहीं होगा। कह रहे हैं कि जब बच्चे को उसकी दादी उसकी माँ से गोद लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा रोने का कारण क्या होगा? अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रश्न का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट हमारा है अगला कि निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? आपका मोर्चाबंदी, अंतर्दृष्टि, निर्धारण, मानसिक प्रारूपता। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित होता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण। निम्न में से कौन सा आपका सही होगा? ये 4 में से एक आपको बताना है। अगला है नेक्स्ट हमारा, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रकट करते हैं उनके पास कौन सा कारण होता है, यह हम कह सकते हैं कौन सा अभिविन्यास होता है, उसको आपको निर्धारित बताना है। निष्पादन परिहार विन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुणता अभिविन्यास और निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो आपको इन 4 में से एक प्रश्न का उत्तर के रूप में आपको निर्धारित करके बताना है। तो साथियों, ये 5 प्रश्नों को मैंने पहले क्रम में रखा है, आपको इनके आधार पे उत्तर देना है। और नेक्स्ट उसके बाद में अगला हम आते हैं अपने सीरीज के चैप्टर पे। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था अधिगम, उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, हमारे 3 कारक बताए गए हुए हैं। घर से संबंधित कारक, विद्यालय से संबंधित कारक और विद्यार्थी से संबंधित कारक। घर से संबंधित कारक में हम देखेंगे कि घर से संबंधित कारक कह सकते हैं कि मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा कहा गया है कि परिवार बालक का प्रथम विद्यालय होता है जहां माँ प्रथम अध्यापिका होती है। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी क्या कहती हैं कि परिवार बालक का प्रथम विद्यालय है और माँ प्रथम अध्यापिका है। ये बात मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट हमारा प्लेटो कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो आप उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करें। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि घर जो है, घर से संबंधित जो हमारा कारक है, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा घर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माँ जो होती है सो वो सब पहली
कहते हैं कि फर्स्ट टीचर जो होती है वो माँ होती है, और माँ से पहला जुड़ाव बालक का रहता है, और माँ के ही द्वारा वो सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। उसे उसके बाद अगला परिवार स्वरूप मिलता है, फिर समाज मिलता है। ठीक है, तो यदि हम बच्चे के लिए अच्छा वातावरण प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें घर के माहौल को अच्छा और सुसंगठित रूप से बनाना पड़ेगा, जो बच्चे के विकास में क्या हो, सहायक हो, और उसके अधिगम में सहायक हो या अधिगम युक्त वातावरण हो। ठीक है, और आगे यदि घर में लड़ाई झगड़े या कोई भी ऐसे प्रतिक्रियाएं होती है तो बच्चे के जो व्यवहार होगा वो बच्चे का व्यवहार उसी प्रकार से वो उस अपने व्यवहार में उस चीज़ को अनुकरण करेगा और बाहर उसी व्यवहार को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ये हमारे बच्चे के अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विद्यालय संबंधित वातावरण। विद्यालय संबंधित वातावरण दूसरा हमारा है, और कह सकते हैं कि स्कूल शब्द स्कोला, स्कूल शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, स्कोला से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अवकाश। स्कूल जो है वो लैटिन भाषा के शब्द स्कोला से बना हुआ है, जिसका हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो क्या है, अवकाश। यूनान में विद्यालयों में पहले खेलकूद या आदि क्रियाओं को महत्वपूर्ण होती थी, और कालांतर में विद्यालय या विद्या प्रधान केंद्र बन गया। मतलब प्रारंभ में ये ऐसा एक स्थान हुआ करता था जहाँ पर हम क्या करते थे, अवकाश के आधार पे खेलते कूदते और महत्वपूर्ण क्रियाएं किया करते थे, बच्चे किया करते थे। तो लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और इसको एक विद्यालय या विद्या प्रधान केंद्र मान लिया गया। ठीक है, आप कह सकते हैं मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि विद्यालय बचपन का घर होता है, जहाँ पे हमें पूर्ण स्वतंत्रता, बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है, उसके विचारों को जगह मिलती है। एक घर के बाद में दूसरा स्थान हमारा विद्यालय होता है, जहाँ पे बच्चे के विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, और उसी के आधार पे बच्चे का विकास निर्धारित होता है। हम देख रहे हैं कि निरंतर बच्चे का अगर उचित विकास होना है, करना है, तो उसको विद्यालय में, उसके कक्षा में उसके विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता, भागीदारिता और चर्चा परिचर्चा में पूर्ण रूप से भाग मिलना चाहिए। ठीक है, तो साथियों इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं कि विद्यार्थी से संबंधित कारक। विद्यार्थी से संबंधित कारक में हम देखेंगे कि हमारा है, यह तीसरा है, और विद्यार्थी से संबंधित कारक में हमारा पहला कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बच्चा यदि शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका अधिगम प्रक्रिया काफ़ी बेहतर होगी, बच्चे का अधिगम बाधित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, उचित रूप से होना चाहिए। अब उसके बाद में दूसरा है परिपक्वता, ये विद्यार्थी संबंधित कारक ही है। परिपक्वता में हरिलाल महोदया कहती हैं कि परिपक्वता को नजरअंदाज करके अधिगम में की गई शीघ्रता विकास की दीर्घकालीन प्रभाव नहीं डालती। देखिए साथियों कि बच्चा अपनी आयु से पूर्व यदि कोई ऐसे कार्यों को निर्धारित कर लेता है जो उसकी परिपक्वता से पूर्व ही निर्धारित हो जाते हैं, तो ये दीर्घकालिक नहीं होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बच्चे की आयु के आधार पे चीज़ों को उसको प्रोवाइड कराएं। यदि उसकी आयु से पहले ही चीज़ें अगर उपलब्ध करा दी जा रही हैं तो वो उनका जो प्रभाव होगा, उन चीज़ों का प्रभाव होगा या उन गतिविधियों का जो प्रभाव होगा वो दीर्घकालिक ना होकर के क्या होता है, समकालिक होता है, और बच्चे पर इसका जो प्रभाव होगा वो लंबे समय तक ना रह करके कम समय तक रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि परिपक्वता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, परिपक्वता के आधार पे ही बच्चे का मानसिक विकास निर्धारित होता है। नेक्स्ट हमारा है सीखने की तत्परता। बच्चा जैसे सीखने में तत्पर होगा वो उसका अधिगम प्रक्रिया क्या है, उतनी ही तीव्र होगी। हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी कार्य के लिए कराया नहीं जा सकता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जब वह आंतरिक रूप से तत्पर होगा या अभिप्रेरित होगा तो वह क्या होता है, अधिगम को साधित करते हुए चले जाता है। नेक्स्ट हमारा है पूर्व अनुभव, या हम कह सकते हैं अनुभव। अब पूर्व अनुभव के आधार पे भी हम क्या करते हैं, नई चीज़ों को सीखने में सहायता होता है। और हम कोई भी चीज़ पहले की प्रक्रिया में कर चुके होते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं,
नई प्रक्रिया को जब धारण करते हैं तो पूर्व के जो अनुभव हैं नई प्रक्रिया में क्या होते हैं, सहायक और सहयोगी होते हैं और उनसे हम अधिगम को बेहतर रूप से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अभिप्रेरणा का स्तर। अभिप्रेरणा का स्तर हमारा क्या है, यदि हमारी अभिप्रेरणा तीव्र है, जैसे हम कह सकते हैं उद्दीपक हमारा तीव्र है तो हम ज़्यादा अभिप्रेरित होंगे। अभिप्रेरित तीव्र होंगे तो हमारी जो सीखने की अधिगम क्षमता है वो भी क्या होगी, तीव्र होगी। नेक्स्ट है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार क्या होता है, ये कि अधिगम के पूर्व में किए गए प्रयास तथा बीच में रुक जाने पर अधिगम में ना तो कोई वृद्धि होती है और ना ही कोई कमी होती है। जैसे हम अधिगम का पठार के रूप में देखें तो प्रारंभ में किसी अधिगम को के व्यक्ति के द्वारा किया गया और बीच की प्रक्रियाओं में वह निष्क्रिय हो जाता है और वह अधिगम को जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है उस अधिगम के थ्रू जिस अधिगम को उसने रखा है, जैसे मान लिया कि आपने टेट के लिए तैयारी की, ठीक, टेट आपका क्या हो गया, क्वालिफाई हो गया। अब टेट आपका यदि क्वालिफाई हो गया है तो और सुपर टेट आपका नहीं आ पा रहा है, ठीक है, सुपर टेट क्या है, नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप अधिगम को रोक देते हैं या पढ़ाई को अपनी रोक देते हैं, अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो आपका क्या जो आपने याद किया है अथवा जो सीखा है क्या आप तुरंत भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे। मतलब है कि आपका द्वारा जो किया जा रहा अधिगम है वो एक समय पे रोक दिया गया है और जब रुक जाता है तो जहां पर अधिगम में ना तो वृद्धि और ना ही कमी दर्शाई जाती है वहां पे निर्मित होता है अधिगम पठार। क्या निर्मित होता है, अधिगम पठार। तो अधिगम पठार क्या होता है कि अधिगम में ना तो वृद्धि और ना ही कमी हो, वहां पर अधिगम पठार निर्मित होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड ही हम कह सकते हैं अभिवृत्ति, हमारा या देखने का नजरिया, देखने का नजरिया, ठीक है, नजरिया। अब देखिए एप्टीट्यूड होता क्या है, एप्टीट्यूड हमारे अंदर होता है और हमारा नजरिया आपके प्रति क्या है वो हमारा एप्टीट्यूड है। आपका नजरिया हमारे प्रति क्या है या हम कहते हैं अन्य व्यक्तियों के प्रति है, वो होता है एप्टीट्यूड। हम जैसे कहते हैं कि आप बहुत एप्टीट्यूड दिखा रहे हैं, तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है जो दूसरों को फील कराया जाए, ठीक है, जो दूसरों के प्रति जवाबदेही के लिए हो, तो वो हमारा एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैं ये हम कहते हैं ये नजरिया या दूसरे के प्रति हमारा कैसा नज़रअंदाज है, आप नज़र आप किस प्रकार से आप देख रहे हैं उस व्यक्ति को। जैसे हम कहें कि आप हम कह रहे हैं कि ये जो वीडियो बन रहा है ये हमको पसंद नहीं है, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है ये हमको पसंद नहीं है। हम कितना भी बेहतर आपको सिखाएं, कितना भी अच्छा पढ़ाएं, कितना भी आपको कंटेंट अच्छा हो कि प्रश्न इसमें से जरूर फंसे, लेकिन आपने यदि इसका नज़रिया बना लिया कि ये जो वीडियो बन रहा है ये मुझको पसंद नहीं है, इसमें से नहीं आएगा, तो आपको हम कुछ भी दे दें या पेपर ही दे दें टेट का या सुपर टेट का कि आज ये वाले प्रश्न आएंगे, आप उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो नज़रिया है वो कैसा है, यहाँ पे नकारात्मक हो गया है, ठीक है। जब आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो चीज़ें हम कितनी भी बेहतर कर ले आपको नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा अभिक्षमता या एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड जो होता है वो हमारी क्षमता होती है, हम कितने हमारे अंदर क्या क्षमता है या हम कह सकते हैं क्या हमारी कैपेसिटी है, तो वो हमारे एप्टीट्यूड को निर्धारित करती है। हम किस रूप से दूसरे को समझा सकते हैं या दूसरे को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, वो हमारी अभिक्षमता कहलाते हैं, या हम दूसरे को कितना प्रभावित कर सकते हैं ये हमारी अभिक्षमता पर निर्धारित करता है। नेक्स्ट होता है बुद्धि। बुद्धि हमारे व्यक्तित्व कहते हैं अधिगम का पार्ट होता है, ये जैसा जितना हमारा मेंटल डेवलपमेंट होगा अधिगम उतना ही तीव्र होता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बालक। बालक को हम केंद्र में रख करके क्या करते हैं, अधिगम की प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं, वो बालक के आधार पे ही होता है। नेक्स्ट हमारा नशा का सेवन। यदि आप बालक क्या है, बच्चा ज़्यादा नशाखोर हो गया है या ज़्यादा नशे का सेवन करता है तो अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आदत। आदत भी हमारी अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। कोई बच्चा है बहुत जल्दी क्या होता है किसी चीज़ की ओर अट्रैक्ट हो जाता है,
अब उसने क्या कर दिया, किसी चीज को देखा और देख करके उस चीज को क्रियान्वित करना चाहता है, लेकिन उसके समक्ष क्या है कि बहुत जल्दी वो कहते हैं स्वाली है हो जाता है, बहुत ही जल्दी स्वाली हो जाता है। तो वो हमारा आदत जो यदि है, उसकी आदत यदि सही नहीं है तो वो अधिगम की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा है, अब देखते हैं कि इसी के क्रम में शिक्षक से संबंधित कारक, ठीक है, कि हमारा जो अधिगम है वो अधिगम क्या शिक्षक से संबंधित कारक जो कहते हैं कि शिक्षक से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। देखिए शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है, एक अध्यापक का जो व्यक्तित्व होगा वो अध्यापक हमारा आत्मविश्वासी, अध्यापक का जो गुण है, ये पूछा जाता है कि निम्न में से अध्यापक का गुण कौन सा होगा, तो कह सकते हैं कि अध्यापक कैसा होता है, आत्मविश्वासी, दृढ़ इच्छा रखने वाला, ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति उसकी मजबूत होनी चाहिए, कि ऐसा दृढ़ निश्चयी नहीं होगा तो ऐसा होता है कि हमारी कक्षा में सारे बच्चे एक समान नहीं आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। यदि शिक्षक में दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो वह उस कार्य को करने में सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा शिक्षक के गुण जो है वो आत्मविश्वासी, निश्चयी, दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक, उसमें क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण। सकारात्मक जो दृष्टिकोण होगा तो हम निम्न से निम्न बालक को भी सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक मंदबुद्धि बालक है जिसको हमको क्या है, सामान्य स्थिति तक लेके आने के लिए हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ही प्रभावी होना चाहिए, कि बच्चे को हम सीधा कह दें कि आप सीख नहीं पाओगे, तुम कम बुद्धि के हो, तो ऐसा कुछ अगर हम कहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण ही नकारात्मक है, तो बच्चा पहले ही नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि हमने बच्चे को डिमोटिवेट करा दिया, उसको मैंने एक लेबलिंग कर दिया है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमको कुछ नहीं आएगा। बच्चा यदि कोशिश भी करता शायद वो सामान्य स्थिति में आ जाता, लेकिन हमारे द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है नकारात्मक दृष्टिकोण, उससे वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, अब वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है धैर्यशाली। ये तो हमारा शिक्षक का सबसे अच्छा गुण है, क्योंकि धैर्यशाली, सबसे पेशेंस सबसे ज़्यादा शिक्षक में होना चाहिए। यदि पेशेंस नहीं है तो बच्चा जो होता है वो लगातार क्या करता है, समस्यात्मक रहता है, और पेशेंस के ना बिना वो क्या करता है, वो बहुत जल्दी हाइपर यदि हो रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलतियां करके ही सीखते हैं। मैंने एक बार बताया बच्चा सीख गया तो हमारा बहुत बढ़िया है। यदि हमने 2 बार बताया नहीं सीखा, 3 बार बताया नहीं सीखा, 4 बार बताया नहीं सीखा, 5 बार बताया नहीं सीखा, मतलब है कि आज नहीं तो कल वो कभी ना कभी सीखेगा, कुछ ना कुछ तो सीखेगा। और बच्चे गलती करते हैं तो इस समय पर शिक्षक का धैर्यशाली होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्रम, हम देखते हैं शिक्षक के विषय पर अधिकार। जो शिक्षक का विषय पर जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, मतलब उसकी विषय की तैयारी जो है वो पहले से ही होनी चाहिए, और इसीलिए हम लोग पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, क्योंकि यदि हम विषय पर अधिकार नहीं भी है तो पाठ्य योजना के माध्यम से हम पूर्व अवगत होते हैं कि आज बच्चे को हमें क्या देना है, या हम कह सकते हैं इस पाठ्य योजना के अंतर्गत बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है। और जब शिक्षक का उस विषय पर अधिकार होगा तो आने वाली समस्याओं को वो तुरंत का तुरंत सॉल्व कर देता है, जिससे शिक्षक क्या होता है, उस समय पे बच्चे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक का संप्रेषण योग्यता। बहुत अच्छा है ये शिक्षक की संप्रेषण योग्यता। हमारा संप्रेषण, आपका संप्रेषण जैसे चल रहा है यहाँ पे इनडायरेक्टली हो रहा है। हम संप्रेषण, हम वक्ता है, या हम कह सकते हैं कि हम आपको संप्रेषण के माध्यम से ही पहुँचा रहे हैं, और वो माध्यम क्या है, हमारा मल्टीमीडिया के माध्यम से आप तक हमारी विचार पहुंच रहे हैं, और आपका फीडबैक हमें कमेंट और लाइक्स के माध्यम, या हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिलता है रहता है। तो जो हमारा ये शिक्षक का संप्रेषण है वो संप्रेषण की योग्यता उसमें अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, बच्चों की समझ अधिक बेहतर होती है। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार जो है अत्यंत सौम्य होना चाहिए, सहयोग
सहयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बारे में शिक्षक को पता होना चाहिए। यदि इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसको पता है तो वो अच्छी तरह से शिक्षण प्रक्रियाओं को लागू कर सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों का उपयोग। बच्चे के अंतर्गत हम बेहतर शिक्षण विधियों का, हर बच्चे के आधार पे हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। बिल्कुल सही है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बच्चे के विकास या अधिगम की प्रक्रिया में सहायक होता है। और शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का है तो वह कम से कम बुद्धि लब्धांक के बच्चे को भी अधिक से अधिक अधिगम देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा जो शिक्षा है हमारी वो कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो बच्चे के सहयोगात्मक अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अनुशासन, ये सारी चीजें एक शिक्षक के गुण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है वातावरणीय संबंधित कारक। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक संबंधित सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास करना है जो एक अच्छे शैक्षिक वातावरण में ही संभव होता है। मतलब एक सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छा वातावरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अच्छे वातावरण के जो तत्व में आते हैं। परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए? परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे का जो विकास है वो अच्छा बेहतर हो सके। नेक्स्ट है विद्यालय का वातावरण। अब विद्यालय में भौतिक वातावरण भी हमारा होता है। भौतिक वातावरण में हमारा वेंटिलेशन, बिल्डिंग्स, खेल का मैदान, ये सारा सब कुछ क्या होना चाहिए? बेहतर रूप से होना चाहिए कि जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो सके। फिर उसके बाद में विद्यालय का सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में शिक्षक और वहाँ के जो भी मैनेजमेंट है वो अच्छा बेहतर रूप से होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा किया गया व्यवहार बच्चे के सामाजिक विकास का क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कक्षाई वातावरण। कक्षाई वातावरण आपका कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिना कक्षाई वातावरण के बच्चा क्या है? अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे, तो इनको बेहतर रूप से आपको बताया गया है। जो भी पहले प्रश्न बताए गए हैं उनको कमेंट के माध्यम से आप लोग हमको बताएंगे, और वो कमेंट ही हमारे उत्तर, फिर हम अगले दिन उस कमेंट के आधार पे आपको हम उसके उत्तरों का विश्लेषण के सहित आपको उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और इससे अगली जो क्रम में हमारी वीडियो अधिगम से संबंधित आएगी वो आपको अगले सेशन में प्राप्त होगी। तो जिसके लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।